स्वागत है आप सभी दोस्तों का फिर से एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 3 देखने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस, डिफेंस या स्टेट लेवल, नेशनल लेवल सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये काफ़ी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, रमाकांत उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो देखिए ये सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये डायरेक्शन का सवाल है, दिशा से संबंधित सवाल है। तो सबसे पहले दिशा से संबंधित जो भी सवाल हमारे पास आते हैं, हम लोग दिशा का एक चिन्ह बना लेते हैं। जैसे कि इस तरह का एक डायग्राम बनाएंगे। इसमें ऊपर हमारा उत्तर होता है जिसको नॉर्थ बोलते हैं, नीचे हमारा साउथ होता है, दाहिने साइड में होता है पूरब, और बाएं साइड में होता है पश्चिम जिसको हम वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जब भी कोई चलना प्रारंभ करता है ना, तो हम लोग बिल्कुल सेंटर से उसको लेंगे, बीच से लेंगे, और उसके बाद बाकी जो भी चलता जाएगा उस हिसाब से डायरेक्शन उसका निर्धारित करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, मतलब ये कुछ इस दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा है। ठीक है, ऊपर की ओर यहाँ से चलना प्रारंभ किया, कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। अब ये इधर की तरफ चल रहा है तो इसका दाहिना इधर होगा। ठीक है, दाहिनी ओर मुड़ेगा, ये इधर इस साइड जब मुड़ेगा तो ऐसे डायरेक्शन हो जाएगा। फिर कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर ये इधर अगर बाईं मुड़ेगा तो इधर मुड़ जाएगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। और फिर अंत में 1 किमी चलने के बाद, अंत में मान लीजिए कि 1 किमी यहाँ पे चल रहा है और पुनः बाईं ओर मुड़ जा रहा है। मतलब पुनः बाईं ओर का मतलब ये हुआ कि ये इधर की तरफ मुड़ गया। ठीक है, ये इधर की दिशा में अभी चल रहा है। अब वो किस दिशा में चल रहा है, तो ये अभी इस दिशा में चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये दिशा कौन सी है, वेस्ट है, मतलब कि पश्चिम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अब वो पश्चिम दिशा में लास्ट में वो चल रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, पैडल का संबंध जिस प्रकार से साइकिल से है उसी प्रकार ये नीचे कुछ संबंध दिए गए हैं, तो कौन सा सबसे सही संबंध यहाँ पे स्थापित होगा, वो हमें यहाँ पे खाली स्थान पे भरना है। ऑप्शन है, इंच का संबंध मापदंड से, कदम का संबंध छलांग से, टायर का संबंध ऑटोमोबाइल से, और पतवार का संबंध किश्ती से है यहाँ पे। अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं, पैडल क्या करता है यहाँ पे। पैडल साइकिल को चलाने में मदद करता है, मतलब पैडल जो है साइकिल के लिए एक सहायता वाली वस्तु है। मतलब पैडल के बिना हमारी साइकिल आगे नहीं बढ़ सकती, उसको आगे ले जाने के लिए पैडल का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी प्रकार अगर यहाँ पे देखेंगे तो पतवार जो है वो किश्ती को आगे बढ़ाने का काम करती है। जैसे पतवार और किश्ती समझ पा रहे होंगे आप लोग, नौका छोटी वाली जो होती है उसमें एक छोटा सा लकड़ी का डंडा टाइप का रहता है, और उससे पानी को हम पीछे की तरफ धक्का देते हैं तो किश्ती हमारे आगे तरफ चलती है। तो यहाँ पे सबसे सही सुटेबल आंसर होगा पतवार के संग किश्ती, ये यहाँ पे फिट बैठेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। फिर से ये दिशा वाला सवाल है। तो सबसे पहले दिशा में हम क्या करते हैं, हम एक दिशा का चिन्ह बना लेते हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर पूरब इस साइड में, और यहाँ पे हम दक्षिण यानी कि पश्चिम लिख लेते हैं। एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर है। तो उत्तर पश्चिम का मतलब हुआ कि उत्तर और पश्चिम के बीच में जो आता है, जैसे ये हमारा ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो इसकी दिशा कुछ उत्तर पश्चिम वाली ये हो जाएगी। तो उसका मुख कैसा है, उत्तर पश्चिम की ओर है। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। ठीक है, घड़ी की दिशा का मतलब क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज मतलब देखिए 2 डायरेक्शन होते हैं, एक तो ये होता है इस तरफ से मुड़ना, और दूसरा होता है इस तरफ से मुड़ना। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी की दिशा में अगर 90 डिग्री मुड़ेगा तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये इस दिशा में ये अभी प्रेजेंट में हो जाएगा। फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 180 मुड़ता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ये 180 डिग्री मुड़ता है। तो अगर 180 डिग्री हम मोड़ेंगे तो ये यहाँ से चल के कुछ यहाँ तक आ जाएगा। तो अब इसका मुख जो है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ है। ठीक है, अब उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख किधर है, दक्षिण पश्चिम। ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में ये वाला जो डायरेक्शन है अभी इसका मुख है। तो ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, सेक्रेटली ओपनली से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार साइलेंटली संबंधित है। नीचे दिए गए ऑप्शन में यहाँ पे चुनना है, जो खाली स्थान पे यहाँ पे भरा जाएगा। तो देखिए सीक्रेटली मतलब होता है कि काफ़ी छुपा के, कोई भी चीज़ जो बहुत ही छुपा हुआ होता है उसको सीक्रेट बोलते हैं, और ओपनली मतलब खुला हुआ, जो सबको पता हो। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं।
अब नीचे दिया हुआ है कि साइलेंटली के साथ कौन सा जुड़ेगा। ऊपर तो दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द जुड़े हुए हैं, तो साइलेंटली का विलोम अगर देखा जाए तो ऑप्शंस में दिया हुआ है स्केयरली, इम्पोलाइटली, नॉइजली या क्वाइटली। तो साइलेंट का मतलब होता है कि बहुत शांत, और नॉइजली का मतलब होता है कि शोर मचाते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अपोजिट यानी कि उल्टा शब्द हो जाएगा नॉइजली। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी सांकेतिक भाषा में हॉर्स को बंगी BUNGY और कैट को HOW हाउ लिखा जाता है, तो इसी भाषा में चेस्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए ये अल्फ़ाबेटिकल वाला जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, इसमें ज़्यादातर तो नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर से यानी कि मतलब ABCD का जो स्थान होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, उस स्थान से संबंधित ज़्यादातर सवाल होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन वैसा हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा है कि हॉर्स के जगह पे बंगी मतलब H के जगह पे B, O के जगह पे U, R के जगह पे N और S के जगह पे G, E के जगह पे Y। कुछ इसी प्रकार कैट का भी संबंध हाउ से दिया गया है। अब अगर हमें चेस्ट की बात करें तो C के जगह पे ऊपर जो दिए गए हैं शब्द, उनमें से हमें चयनित करना है। देखिए C इसमें कैट में दिया हुआ है, कैट का पहला अक्षर C है और इसके जगह पे जो शब्द लिखा जाएगा वो H लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाउ है कैट का मतलब। दूसरे नंबर पे H है चेस्ट में, तो H यहाँ हॉर्स में पहले नंबर पे है और पहले नंबर पे B है, तो यहाँ पे B आ जाएगा। HB पहला हमारा हो जाएगा। अब देखिए HB से ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो पहला ये चौथे नंबर पे जो दिख रहा है, ये पहला शुरुआती का HB दिख रहा है, बाकी किसी में HB से शुरुआत नहीं हो रही है। तो हमें यहीं पे समझ में आ गया कि हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो पूरा हमें लिखने की या पूरा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में लास्ट वाले वर्ड तक नहीं मैच कर रहा होता तब हमें पूरा लिखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है, बाकियों से भिन्न है। ऑप्शंस में कुछ 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। इनमें देखेंगे कि कौन सा अलग है बाकी से। एक अलग है, बाकी जो है 3 वो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। अच्छा, इनमें आपस में ही कुछ ना कुछ संबंध होगा, इस वजह से इनको दिया हुआ है। तो देखिए पहला वाला देखते हैं, GIJK में देखिएगा क्या संबंध स्थापित हो रहा है। कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसा है जो बाकियों में नहीं होगा, या किसी एक में ऐसा होगा जो बाकियों में नहीं होगा। ठीक है, तो G के बाद होता है HIJK, मतलब H यहाँ पे मिसिंग है, IJK दिया हुआ है, G के साथ H हटा करके IJ के साथ में दिया हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए DEFGH, यहाँ पे भी D के बाद E मिसिंग है, उसके बाद FGH, बिल्कुल सेम पैटर्न पे चल रहा है। तीसरे नंबर पे देखेंगे CDEFG, ठीक है, यहाँ पे D मिसिंग है, C के बाद D मिसिंग है और EFG, मतलब ये भी तीसरा वाला भी जो है सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। चौथे नंबर पे देखेंगे ABCD, यहाँ पे देखिए ये चारों एक क्रम में है, बीच का इनके साथ कोई मिसिंग नहीं है। तो ये चौथा जो ऑप्शन है ये बाकियों से अलग है, इन तीनों से अलग है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, एक दिन रवि अपने घर से निकलकर साइकिल से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। देखिए ये भी दिशा से संबंधित क्वेश्चन है। दिशा में जो भी क्वेश्चन आए हमारे पास, सबसे पहले हम इस तरह का डायग्राम बना लेंगे, और उम्मीद है कि 3-4 क्वेश्चन हमने इसमें रख दिए थे दिशा से संबंधित, तो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। इससे संबंधित इसी तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, बस इसमें थोड़ा सा टाइम लैप्स होता है। तो आप लोग जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग सबसे पहले दिशा वाला जो डायग्राम है तुरंत बना लेंगे। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा उस तरह से उसमें हम चलते जाएंगे। लास्ट में हमें पता चल जाएगा कि वो किधर पे कहाँ पे लास्ट में फाइनल हमारा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर हमारा नॉर्थ कर लेंगे, नीचे हम क्या कर लेंगे साउथ, इधर हम ईस्ट कर लेंगे और इधर हम कर लेंगे वेस्ट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि रवि अपने घर से निकलकर साइकिल से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, मतलब ये नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ 10 किलोमीटर यहाँ पे चल दिया रवि। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो अगर इसका मुख इधर की तरफ नीचे की तरफ है तो इसका दाहिना किधर होगा, इधर की तरफ। ठीक है, तो इधर 5 किलोमीटर ये चला है, ऊपर से 10 आया, 10 के बाद नीचे इधर 5 चला। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर ये दाईं ओर मुड़ा, यहाँ से दाईं मुड़ेगा तो इधर आएगा और 10 किलोमीटर और चल दिया।
ठीक है। और अंत में बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। लास्ट में अब यहाँ से बाईं मुड़ेगा तो इधर की तरफ आएगा और 10 किलोमीटर फिर से चलेगा ये, ठीक है, की दूरी तय करता है। वहाँ से घर पहुँचने के लिए न्यूनतम उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। मतलब इसका घर यहाँ था, ठीक है, हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, यहाँ से 10 नीचे आया, 5 इधर चला, फिर 10 इधर आया तो इस लाइन पे आ गया, ठीक है, और फिर 10 इधर चला। तो यहाँ से अगर कुल दूरी देखा जाए तो इसके घर की कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर, ठीक है। सीधी सीधी दूरी देखी जाए तो 20 किलोमीटर घर की है। तो न्यूनतम उसके घर से दूरी जो है उस वक्त जहाँ लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचा हुआ है वो कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, मलय प्रताप का स्थान अपनी कक्षा में प्रारंभ से 13वां और अंतिम से 17वां है। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में उसका स्थान प्रारंभ से 8वां और अंतिम से 13वां हो तो कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, इस तरह का सवाल जो है वो हम इस तरह से बनाते हैं कि एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे पहला स्थान और यहाँ पे आखिरी स्थान हम लिख लेंगे। लेकिन अगर आखिरी दिया हो तब सबसे पहले समझते हैं, मलय प्रताप का स्थान अपनी कक्षा में प्रारंभ से 13वां, मतलब यहाँ पे कोई पहले व्यक्ति है और यहाँ पे 13वें नंबर पे मलय प्रताप है, ठीक है। प्रारंभ से 13वां और अंतिम से 17वां है, ठीक है। तो देखिए प्रारंभ से अगर 13वां है तो 13 के बाद 16 और होंगे, ठीक है, तब जाके इधर से, मतलब तब जाके इस साइड से, इसका राइट साइड से स्थान कौन सा आएगा, 17वां आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस 16 और है, मान लीजिए। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में उसका स्थान प्रारंभ से 8वां और अंतिम से 13वां है, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि क्लास में, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कुल कितने हैं, 13 इधर और उधर 16, ठीक है। तो 13 16 कितने हो गए, टोटल 29 हो गए। कुल विद्यार्थियों की संख्या 29 है। इतना हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, तब समझते हैं हम लोग। अब ये कह रहा है कि ये जब जो पास है, उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, उनमें इनका जो है स्थान वो बताया हुआ है। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में प्रारंभ से 8वां, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पहले नंबर पे है और 8वें नंबर पे मलय है, ठीक है, और अंतिम से 13वां है, मतलब इस साइड से 13वां स्थान है। तो इसका मतलब 8 के बाद 12 विद्यार्थी और हैं जो उत्तीर्ण हुए, और इधर तो 8 है ही हैं, ठीक है। तो 12 8 कितने हो गए, 20 हो गए, ठीक है। तो कुल विद्यार्थी जो है वो 20 उत्तीर्ण हुए और कुल हमारे पास कितने थे, 29 थे। तो 29 में 20 उत्तीर्ण हो गए तो बचे कितने, 9। अब इसमें यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो 9 अनुत्तीर्ण हुए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। ऑप्शंस में दिया हुआ है नेफ्रोलॉजी, कीट विज्ञान, ज्योतिष या कवक विज्ञान। तो ये देखिए यहाँ पे नेफ्रोलॉजी, कीट विज्ञान और कवक विज्ञान, ये तीनों विज्ञान से संबंधित जो है ये है, लेकिन ज्योतिष एक विज्ञान से संबंधित नहीं है, स्पिरिचुअल है। तो ऑप्शन सी इन तीनों से भिन्न है, मतलब बाकी तीनों से भिन्न है। तो ऑप्शन सी ज्योतिष इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि काला का अर्थ सफ़ेद है, सफ़ेद का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ नीला और नीले का अर्थ है हरा, हरे का अर्थ है बैंगनी और बैंगनी का अर्थ है नारंगी, तो साफ आकाश किस रंग का होगा। तो देखिए इस तरह के जब भी रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले लास्ट वाले का रंग देखते हैं। आकाश का रंग कैसा होता है, तो होता है नीला, ठीक है। आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। अब हम लोग देखेंगे कि नीले के स्थान पे क्या रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीले का अर्थ है हरा, नीले का अर्थ है हरा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नीले का क्या अर्थ है, हरा है। तो आकाश का रंग नीले के जगह पे हरा हम रख देंगे, तो आकाश का रंग कैसा हो जाएगा, हरा। तो ऑप्शन ए हरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें आप बस लास्ट में देखिएगा कि किसका पूछ रहा है और उसका यहाँ पे क्या अर्थ दिया गया है, वही बस रख देना होता है। बहुत ही सिंपल सीधा होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, आर से बड़ा एम है, आर और एन से छोटा क्यू है और एन उतना बड़ा नहीं है जितना एम है। एम एन आर और क्यू में से दूसरे स्थान पर कौन है। देखिए इस तरह का जो भी क्वेश्चन आता है
हम लोग एक छोटा सा लाइन से भी इसको ग्राफ से समझ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर से बड़ा एम है, तो मतलब यहाँ पे आर है, इसको आर लिख लीजिए, और यहाँ पे एम है। एम क्या है? इससे बड़ा है। आर से बड़ा क्या है? एम है। आर और एन से छोटा क्यू है, ठीक है। आर और एन से छोटा क्यू है, तो मतलब एन जो है यहाँ पे मान लीजिए एन है, ठीक है। अब आर के बराबर है या छोटा है वो देखेंगे बाद में। इन दोनों से छोटा, आर और एन से छोटा जो है वो है क्यू। क्यू यहाँ पे सबसे छोटा हुआ, ठीक है। अब देखते हैं, समझते हैं, ये दोनों मान लीजिए बराबर है नहीं है, अभी आगे देखते हैं। एन उतना बड़ा नहीं है जितना एम है। एन जो है उतना बड़ा नहीं है जितना एम है, ठीक है। ये तो पहले से निर्धारित है। एम एन आर और क्यू में दूसरे स्थान पे कौन है? एम एन आर और क्यू में दूसरे स्थान पर कौन है? मतलब देखा जाए अगर बड़े से दूसरे, पहले स्थान पे तो एम हो जाएगा, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ये दोनों बराबर हैं कि छोटे हैं, ये अभी समझ में नहीं आ रहा। क्यू सबसे छोटा है, ठीक है। तो अगर दूसरे स्थान पे देखा जाए तो वो एन या आर होना चाहिए, ठीक है। एन या आर कोई भी एक दूसरे स्थान पे हो सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आर, एन दिया नहीं है, तो या तो यहाँ पे डेटा अपर्याप्त लिख सकते हैं या फिर आर लिख सकते हैं, क्योंकि एन दिया नहीं है। अगर एन दिया रहता तो ये दोनों में कन्फ्यूजन होता। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 है, बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है, बाकियों से भिन्न है। ऑप्शंस दिए हुए हैं हिल, घाटी, बांध या नदी। तो देखिए, हिल मतलब पहाड़ी होता है, घाटी मतलब भी छोटी छोटी पहाड़ियों का जो बीच में जगह होती है उसको घाटी बोलते हैं। बांध भी एक तरह का ऊंचाई वाला स्थान होता है। नदी एक बहने वाला पदार्थ है, पानी है। तो ये देखिए, इन तीनों का संबंध एक जैसा है लगभग, ठीक है, लेकिन नदी एक अलग चीज़ हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑक्सीजन का संबंध अगर प्रज्वलित से है तो कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध किससे होना चाहिए? कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए, ऑक्सीजन का सबसे पहले समझते हैं काम क्या होता है। ऑक्सीजन क्या करता है? किसी चीज़ को जलने में सहायता प्रदान करता है या जलाता है, ठीक है। प्रज्वलित करने में ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो ये क्या करता है? किसी चीज़ को बुझाने में मदद करता है। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होगी वहाँ पे कोई पदार्थ जल नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है अलग, फोम, बुझाना या विस्फोट। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? बुझाना। बुझाना यहाँ पे सबसे सुटेबल वर्ड होगा रखने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, ACE का संबंध अगर FGH से होता है तो LNP का संबंध नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे सबसे सही संबंधित होगा? अब देखिए, ACE को समझते हैं थोड़ा सा। ACE का संबंध कुछ इस प्रकार हो पा रहा है यहाँ पे कि A के बाद B, B के बाद C, मतलब B यहाँ पे छूट रहा है, उसके बाद C आ रहा है, D छूट के E आ रहा है, और उसके बाद FGH, ठीक है। एक एक गैप करके शुरू वाला जो प्रथम शब्द एक एक गैप करके है, उसके बाद वाला ये 3 शब्द जो है वो एकदम सेम लाइन से है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई गैप नहीं है। उसी प्रकार अगर LNP देखेंगे तो L के बाद क्या होता है? M, और M के बाद होता है N। तो मतलब M मिसिंग है यहाँ पे, और N के बाद होता है O, O के बाद होता है P, ठीक है। तो LNP भी ACE से कुछ संबंधित हो पा रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका अगला शब्द, तो इसके आगे वाला जो शब्द है LP के बाद QRS, ठीक है, वो सीधा सीधा लिखा जाना चाहिए, तो ये इससे संबंध हो पाएगा। तो ऑप्शन ए में देखिए QRS एक साथ लिखा हुआ है, तो LNP का संबंध किससे होगा? QRS से होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 3 आपको समझ में आया होगा और ये आप वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगी, काफ़ी मददगार होगी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार की कोई राय हो, कोई सुझाव हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे आपको वीडियो चाहिए हो, तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसे पूरा करें। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।